जय हिंद दोस्तों। हम कक्षा 10 की साइंस की बात कर रहे थे। कक्षा 10 साइंस जिसका रैपिड रिवीजन हम करने वाले हैं। अध्याय फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन, समीकरण एवं अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को तत्वों के प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचानते कैसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानते कैसे हैं? रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के 4 कारण हैं। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के 4 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निष्कासन अथवा उत्सर्जन। चौथा, तापमान में परिवर्तन। यानी कि कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको पहचानने के कितने कारक होते हैं? 4। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, रंग में परिवर्तन। तीसरा, गैस का निष्कासन। और चौथा, तापमान में परिवर्तन। जैसे हम उदाहरण की यदि बात करें, नॉर्मली आपने घर पे या अपने आसपास कहीं देखा होगा किसी चीज को जलते हुए। जैसे कागज को जलाते हैं हम, कागज या पेपर को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। तो कागज को जलाते हैं तो आपने ऑब्जर्व करा होगा या उसका अवलोकन किया होगा, देखा होगा कि कागज को जलाने पर कागज जब जलेगा तो वो किस में बदल जाएगा? राख में बदल जाएगा। क्या साथ में धुआं निकलेगा? यस। तो कागज को जब हम जलाते हैं तो कागज को जलाने से क्या उसका अवस्था का परिवर्तन हुआ? यानी कि यहाँ पे कागज कौन सी अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। कागज कौन सी अवस्था में था? ठोस अवस्था में था। कागज ठोस अवस्था में था। और यहाँ पे कौन सी अवस्था में आ जाता है? राख में आ जाता है। किस में आ जाता है? राख अवस्था में आ जाता है, यानी पाउडर फॉर्म में आ जाता है। कागज को जलाने से धुआं निकलता है, यानी गैस का क्या हो रहा है? निष्कासन हो रहा है। कागज को जलाने से उसका रंग में परिवर्तन हो रहा है, तो रंग में परिवर्तन हो रहा है और उसके तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है या कोई भी रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उनको पहचानने के अपने पास कितने पॉइंट होते हैं? 4 पॉइंट होते हैं। ये आपको नोट करके याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने में क्या क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और तापमान में परिवर्तन। अब हम रासायनिक समीकरण को निरूपित कैसे करते हैं? रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? रासायनिक समीकरण को दर्शाते कैसे हैं? तो इसको हम एक क्रियाकलाप से समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को, किसको? मैग्नीशियम रिबन का जब हम दहन करते हैं, दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। दहन का अर्थ क्या होता है? जलाना। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो बड़ी सी लाइन लिखी हुई थी उसको हम सरल शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रतीक के रूप में लिखें, इसी को जब हम किस रूप में लिखें? प्रतीक चिन्हों के रूप में लिखते हैं, प्रतीक रूप में लिखते हैं, तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगी? रासायनिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी? रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन का सिंबल ऑक्सीजन O2, और इससे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? रासायनिक समीकरण कहते हैं।
ये तो हो गई आपकी अभिक्रिया, रिएक्शन हो गई, और ये आपकी इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन हो गई, समीकरण हो गई, समीकरण। तो सबसे छोटी छोटी बात है कि जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उन रासायनिक परिवर्तनों को शब्दों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? अभिक्रिया कहलाता है। और उन्हीं शब्दों को जब हम तत्वों के प्रतीक के रूप में लिखते हैं तब उसे हम किस नाम से जानते हैं? समीकरण नाम से जानते हैं। अब समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। समीकरण को दर्शाते कैसे हैं? तो अपने को याद रखना है कि समीकरण को जब हम दर्शाते हैं तो अपने पास दो ऑप्शन साइड होते हैं। कितने? दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड तथा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा अभिकारक को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा किसको लिखते हैं? अभिकारक को लिखते हैं, यानी कि रिएक्टेंट को लिखेंगे। और राइट हैंड साइड में हम किसको लिखते हैं? उत्पाद को लिखते हैं। यानी कि जो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं, यानी प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम पी से लिखते हैं। और इनके बीच में हम एरो का निशान बनाते हैं। किसका निशान बनाते हैं? एरो का निशान बनाते हैं। तो अभिकारक यानी एरो के पूंछ की तरफ, टेल की तरफ तो हम अभिकारक को लिखते हैं, रिएक्टेंट को लिखते हैं, और इसके हेड की तरफ हम किसको लिखते हैं? उत्पाद को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर के निशान से दर्शाया जाता है। जब अभिकारकों की संख्या एक से ज्यादा हो, अभिकारक 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब उनके बीच में हमेशा, जैसे आपके पास एक अभिकारक ए है, बी है, दो अभिकारक है, कोई अभिकारक है ए है, 2 है, इनके बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है? योग का चिन्ह लगाया जाता है। उसी तरीके से जब उत्पाद एक से ज्यादा होते हैं तब भी हम बीच में योग का चिन्ह यानी कि प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो अभिकारक के बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर, और उसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर दाईं ओर लिखते हैं। तीर का जो सिरा होता है यानी हेड जो होता है तीर का, वो हमेशा किसकी तरफ रहेगा? उत्पाद की तरफ, तथा ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। यानी कि तीर का जो सिरा है, तीर या जो एरो है, तीर का जो हेड है या तीर का जो सिर है, ये किसको दर्शाता है? ये अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। अभिक्रिया की डायरेक्शन, दिशा को बताता है। अभिक्रिया की दिशा या अभिक्रिया को होने के बारे में बताता है कि अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया हो रही है। यदि कोई अभिक्रिया हो रही है तो हम तीर का निशान ऐसे लगाते हैं, और यदि पीछे की दिशा में जा रही है तो हम तीर का निशान इस तरह से डायरेक्शन में लगाते हैं। नेक्स्ट, यदि हम समीकरण लिखना सीखते हैं तो अब हम यदि आगे बात करें रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए इन रासायनिक समीकरण को हम निरूपण कैसे करते हैं, इसकी एक संक्षिप्त विधि है। जैसे आपके पास ये एक रासायनिक समीकरण है, मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर, यानी कि जो बाईं ओर है, जो ये वाले साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, इनको तो हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो दाईं राइट हैंड साइड है उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। यहाँ पे अभिकारक 2 है तो इन अभिकारकों के बीच में हमने किसका निशान लगाया है? प्लस का। यहाँ पे उत्पाद एक ही है तो हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है या असंतुलित है? समीकरण संतुलित है, और यदि नहीं है तो हम उस असंतुलित समीकरण को क्या करते हैं? दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता है तो उनको बराबर करते हैं। जब हम दोनों ओर के ओर उपस्थित परमाणु की जो संख्या है उनको हम बराबर करते हैं, या दोनों ओर का जो द्रव्यमान है उनको हम यदि बराबर करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं, इसके पीछे वजह है कि हम अभिक्रिया के द्वारा जो संपूर्ण जानकारी है उसको हम प्राप्त कर सके कि किस अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक कितना बन रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है, कितनी अभिक्रिया हो रही है, और बनने वाला उत्पाद कितनी मात्रा में बन रहा है। यानी कि अपना जो अभिकारक है वो कितना खर्च हुआ है और उत्पाद कितना अपने को प्राप्त हुआ है, वो दोनों मात्रा बराबर होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण कहते हैं।
अब संतुलित समीकरण का महत्व क्या है? संतुलित समीकरण का महत्व क्या है? तो संतुलित समीकरण के यदि हम महत्व की बात करें तो संतुलित समीकरण हमेशा किसके ऊपर बेस होता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। किस पे बेस होता है? द्रव्यमान संरक्षण पर। रासायनिक संतुलित समीकरण जो होती है हमेशा किस पे बेस्ड होती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का बेस होती है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो अभिकारक के तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। या हम बोल सकते हैं कि अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होता है उत्पाद के द्रव्यमान के। तो उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरे शब्दों में यदि हम बोले कि अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, इसीलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। कंकाली समीकरण को हम क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। यानी कि जो असंतुलित समीकरण है, असंतुलित जो समीकरण होती है, असंतुलित समीकरण, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कंकाली समीकरण नाम से जानते हैं। कौन सी समीकरण बोलते हैं? कंकाली समीकरण नाम से जानते हैं। तो कंकाली समीकरण क्या होती है? असंतुलित समीकरण को हम क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। तो कंकाली समीकरण को जब हम बराबर कर देते हैं, यानी कि कंकाली समीकरण में उपस्थित जो उत्पाद है और जो अभिकारक है उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या को यदि हम बराबर कर देते हैं तो उस समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। किसी भी कंकाली समीकरण या असंतुलित समीकरण को हम संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। कौन से मेथड का यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। यानी कि हिट और ट्रायल मेथड से हम अभिक्रिया को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो एक एग्जांपल से, जो अपने एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसी के द्वारा हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। अपने पास समीकरण क्या है? अपने पास समीकरण है जिंक अपने पास जो समीकरण है वो क्या है? जिंक की अभिक्रिया हमने किसके साथ करवाई? ZnSO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो जिंक सल्फेट बना और H2 बना। यानी कि अपने पास अभिक्रिया है Zn प्लस H2SO4, ZnH2SO4, जिससे किसका निर्माण होगा? ZnSO4 का प्लस H2 का। अब इस अभिक्रिया को हमें संतुलित करना है। तो आपको देखना है कि आपके सामने दो साइड है। कितनी साइड है? दो साइड है। कितनी साइड? दो। पहली लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में एटम कौन कौन से हैं? Zn है, दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन है, तीसरा कौन सा है? सल्फर है, और चौथा कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो यहां पे जिंक इधर कितना है? एक, और इधर भी कितना है? एक। यानी कि इस साइड में जिंक एक है और इस साइड में भी एक परमाणु है। इसमें हाइड्रोजन कितना है? इधर हाइड्रोजन इधर दो है और इधर भी कितने हैं? दो हाइड्रोजन है। तो इधर भी हाइड्रोजन दो और इधर भी हाइड्रोजन दो। इधर सल्फर कितना है? एक है। इधर सल्फर एक है और इधर भी सल्फर कितना है? एक है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? चार है। इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं? चार है। तो ऑक्सीजन चार और इधर भी चार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सारे के सारे जो परमाणु की संख्या है वो बराबर है। सारे के सारे परमाणु की जो संख्या है वो क्या है? बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। क्या बोलेंगे बेटा? संतुलित समीकरण। तो ये किस प्रकार की समीकरण हो गई? संतुलित समीकरण हो गई। क्लियर? समझ में आया? तो संतुलित समीकरण क्या होती है ये आपके क्लियर होगा।
नेक्स्ट हम बात करें आगे आगे यदि हम बात करें तो ये आप देख सकते हो अभिकारकों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे तीर के दोनों ओर जो तत्व हैं यानी परमाणु की जो संख्या है वो समान है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण है। अब अपने सामने जो नेक्स्ट इक्वेशन है या जो नेक्स्ट समीकरण है उसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। यानी कि अपने पास जो नेक्स्ट समीकरण कौन सी है, ये वाली। आयरन की अभिक्रिया हम जब जल से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, आयरन ऑक्साइड और H2 का। अब आप इसमें देखो ये आपके पास रासायनिक समीकरण है Fe प्लस H2O और इससे किसका निर्माण हो रहा है, Fe3O4 प्लस H2 का। तो ऐसी कंडीशन में इसको यदि हम देखेंगे अपने पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से हैं, Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड में कितना है, एक Fe है, जबकि इधर कितने Fe हैं, तीन। कितने हैं, तीन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, चार है। तो यहां पे आपको देखना है कि आयरन ये दोनों साइड में बराबर है क्या, नहीं है। लेकिन ये तो दोनों बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो जो बराबर नहीं है उनको हमें क्या करना होता है, बराबर करते हैं। और बराबर करने के लिए हमें क्या करते हैं, तत्वों के आगे क्या करते हैं, कोई संख्या लिखते हैं जिससे हम उसको गुणा करते हैं। तो यहाँ पे इस Fe को 3 बनाना है, इस एक को लेफ्ट हैंड साइड के Fe को हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है। कितना बनाना है, 3। तो इस एक को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 3 हो जाए, तो किसी एक को 3 से यदि मैं गुणा करूंगा तो उसकी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड के Fe को 3 से गुणा किया, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड के Fe को क्या करना है, 3 लिख देना है। अब Fe इधर भी 3, इधर भी 3। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन बराबर है। अब इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, इधर कितना है, 1। इस ऑक्सीजन को भी हमें 4 बनाना है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन यानी कि इस ऑक्सीजन के बाहर यहाँ पर आगे की साइड किससे गुणा कर देंगे हम, 4। अब इसको 4 से गुणा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 4 8 हो गए। और जबकि इधर कितने हैं, 2 को मैं किससे गुणा कर दूं, 4 से। तो यहाँ पे किससे गुणा कर दिया, 4 से। तो रिएक्शन क्या बनी, Fe3 प्लस H2O, Fe यहाँ पे 4 और फिर किसका निर्माण हुआ, Fe3O4 प्लस H2 और H2 कितने हो जाएंगे, 4। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है ये आप कर सकते हो, घर पे आप प्रैक्टिस करना। अपने पास एग्जाम के लिए टाइम कम बचा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी इस कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें तो ये पूरी प्रोसेस है जिसमें इस अभिक्रिया को हमने संतुलित करा हुआ है और 6 स्टेप में अलग अलग इसको हमने संतुलित करा हुआ है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है तो इस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप देखोगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि वायु में जलाने से पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले से मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इजी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप घर पे करके लाओगे, जो आप घर से करोगे। यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो उस अभिक्रिया को आपको संतुलित करना है। जैसे H2 प्लस Cl2, इससे आप क्या बनाओगे, HCl बनाओगे। तो इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। इसी तरह से बाकी के 2 भी आपको करना है। इसमें आपको अभिक्रिया को उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण में लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन
अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे जो अपना टॉपिक आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। वो टॉपिक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 99.99% चांस है कि यहां से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया वो 4 प्रकार की होती है। मुख्यतः रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा? 4 प्रकार की होती है। इन 4 प्रकार के अलावा, जो मुख्य 4 प्रकार है, उसके अलावा आपको और कौन कौन से प्रकार इसमें देखने हैं? आपको देखना है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, आपको देखना है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आपको देखना है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसे हम क्या बोलते हैं? उपचयन भी बोलते हैं। और तीसरी कौन सी हो जाएगी? चौथी कौन सी हो जाएगी? अपचयन अभिक्रिया। 4 मुख्य प्रकार के अलावा ये 4 छोटे छोटे और प्रकार हैं। तो टोटल इस चैप्टर में आपको कितने प्रकार पढ़ने होते हैं? 8 प्रकार पढ़ने होते हैं। कितने प्रकार पढ़ने होते हैं? 8 प्रकार पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है, यानी 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार कौन सा होता है? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा प्रकार होगा? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा प्रकार हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा प्रकार कौन सा हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन रिएक्शन। चौथा प्रकार कौन सा होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। संयोजन के साथ आप पढ़ोगे ऊष्माक्षेपी, वियोजन के साथ पढ़ोगे ऊष्मा शोषी। इन दोनों को आप साथ साथ पढ़ोगे। फिर हम विस्थापन की बात करेंगे, फिर हम द्विविस्थापन की, और लास्ट में हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? संयोजन अभिक्रिया की। कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया की बात करेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब संयोजन अभिक्रिया की यदि हम बात करें, संयोजन अभिक्रिया होती क्या है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का अर्थ क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का अर्थ होता है योगात्मक। संयोजन को हम योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। संयोजन यानी योगात्मक। योगात्मक का अर्थ क्या होता है बेटा? जोड़ना। क्या है? जोड़ना। जब एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है? तो सीधा सा अर्थ है जोड़ना। यानी कि यदि दो से ज्यादा अभिकारक है, 2 है, 3 है, तो उन अभिकारकों को हम आपस में जोड़कर एक उत्पाद में बदल देते हैं। कितने उत्पाद में बदल देते हैं? एक उत्पाद में बदल देते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, अपने पास A प्लस B प्लस C, 3 क्या है आपके पास? अभिकारक है। A प्लस B प्लस C 3 अभिकारक है, और जब हम इनकी आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो ये तीनों आपस में जुड़कर ABC एक उत्पाद में बदल जाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। ये तो नॉर्मल एग्जांपल। अब अपनी बुक का एनसीईआरटी का यदि हम एग्जांपल देखें तो पहला जो एग्जांपल्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, इंपोर्टेंट एग्जांपल है, और क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं?
कैल्शियम ऑक्साइड। तो बिना बुझा हुआ चूना, कौन सा चूना बोलते हैं इसे हम? बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो ये जो बिना बुझा हुआ चूना है, जब उसमें हम क्या मिला देते हैं? पानी, जल मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, यानी कि बुझे हुए चूने में बदल जाता है। तब आपने अपने आसपास में यदि कहीं देखा हो, या अपने मम्मी पापा के यहाँ पे मम्मी पापा से आप बात करके पूछ सकते हो कि जो चूना होता है, यानी बिना बुझा हुआ जो चूना होता है, यदि हम उसको पानी में डालते हैं तो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। पानी क्या हो जाता है? गर्म। यानी कि पानी जब गर्म होगा तब हम देखते हैं कि उसके साथ किसका निर्माण हो रहा है? ऊष्मा का निर्माण हो रहा है। यानी कि उत्पाद के साथ किसका निर्माण होता है? ऊष्मा का निर्माण। जब आप अभिकारकों को आपस में क्रिया करवाते हो, जब आप दो अभिकारकों को आपस में क्रिया करवाते हो, तब उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया भी हुई, ये एक संयोजन अभिक्रिया भी हुई, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो सिंपल सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक के साथ, जब हम अभिकारकों को क्रिया करवाते हैं, अभिकारक प्लस अभिकारक क्रिया करवाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में किसका निर्माण होगा? उत्पाद का निर्माण होगा। और जब उत्पाद का निर्माण होगा तो उत्पाद के साथ किसका निर्माण, या कौन बाहर निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। तब ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप याद रख सकते हो, सिंपल सी अभिक्रिया है जिसके अंदर उत्पाद के साथ, उसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि जब भी उत्पाद लिखा हुआ आएगा, उन उत्पाद के साथ ऊष्मा लिखी हुई आएगी। ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें, आगे कंटिन्यू करें, एक और एग्जांपल। अब हम संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण पर बात करते हैं। अब संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण पर यदि हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। पहला, कोयले का दहन। दहन अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, कोयले का दहन। तो यहाँ पे जब हम कोयले को, कोयला यानी कार्बन, और कार्बन के लिए हम जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। जब भी हम इसको जलाते हैं तो किसका निर्माण होता है? CO2 का निर्माण होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? संयोजन अभिक्रिया हुई। दूसरा, जल का निर्माण। तो ये तो क्या हुआ? दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया किसका निर्माण, उदाहरण हुई? संयोजन अभिक्रिया का। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? जल का निर्माण। जल का निर्माण होगा तो जल का निर्माण भी किस तरह की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इससे मिलके किसका निर्माण होगा? H2O का। अब आप ये देख के बताओ क्या ये संतुलित समीकरण है? तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन, इधर एक है, यहाँ पे दो। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, तो इधर कितने लगा देंगे? 4 लगा देंगे। इस तरीके से हम इस समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा, नेक्स्ट उदाहरण की यदि हम बात करें, तीसरे उदाहरण की यदि हम बात करें तो तीसरा जो उदाहरण है, तो 2 उदाहरण है और दोनों के, अब हम संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा देख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व अथवा यौगिक जुड़कर, संयोग का मतलब क्या है? जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। अब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि हमने देखा है कि संयोजन अभिक्रिया के साथ साथ अधिक मात्रा में किसका निर्माण होता है? कौन उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। इससे जो अभिक्रिया होती है, यानी जो मिश्रण होता है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिससे उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये एग्जाम्पल जो है ये इंपॉर्टेंट है,
प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जिसे हम बोलते हैं। प्राकृतिक गैस यानी कि CH4, मैथेन जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैथेन। उस मैथेन का जो दहन करते हैं, दहन यानी जलाना, तब यहाँ पे किसका निर्माण होता है? CO2 का, H2O का और ऊर्जा का यानी उष्मा का। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन हुई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। अब जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? श्वसन क्या होता है? आपको यह समझना है कि श्वसन होता क्या है। देखो, एक तो हम गैसों को नाक से अंदर लेते हैं, बाहर निकालते हैं, इसे हम संवातन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवातन। लेकिन आपने महसूस किया होगा, यदि आपके पास में कोई श्वास ले रहा है तो आपने देखा होगा कि जैसे ही वो गैस को नाक से बाहर निकालता है तो वो गैस गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म। यानी उत्पाद के साथ गैस अंदर जा रही है तब कैसी है? ठंडी है। लेकिन जब बाहर निकल रही है तो कैसी है? वो गर्म है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो श्वसन है वो भी किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और याद रखना, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन भी है, यानी एक रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। नेक्स्ट हम आगे बात करें, इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके घर पे जो साग सब्जियां होती हैं या जो कूड़ा कचरा वगैरह होता है, आप जहाँ कूड़ा कचरा दान में डालते हो तब वो अपचेत होता है, यानी कंपोस्ट होता है, अपघटित होता है, जिससे भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो वो साग सब्जियों का कंपोस्ट यानी वनस्पतियों का विघटन को कंपोस्ट बनना भी एक किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब हम सेकंड प्रकार का बात करेंगे। सेकंड प्रकार अभिक्रिया का पहला प्रकार कौन सा हुआ? संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो दूसरा प्रकार कौन सा होता है? वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। दूसरा प्रकार कौन सा हुआ? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का अर्थ तोड़ना। वियोजन का अर्थ क्या है? तोड़ना। यानी कि किसी भी अभिकारक को गरम करके अथवा अन्य ऊर्जा देके या सूर्य का प्रकाश देके छोटे छोटे उत्पादों में बदलना क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो अपने पास जो वियोजन अभिक्रिया होती है या जो अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें क्या होता है? आपके पास एक बड़ा जो अभिकारक होता है, उस बड़े अभिकारक को हम ऊर्जा देकर या ऊष्मा देकर छोटे छोटे उत्पादों में बदल देते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे यदि हम बात करें, अपने पास कोई अभिकारक है FeSO4, तो इसको हम गर्म करके या इसको हम ऊष्मा देकर Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी कि आपके पास अभिकारक कितना है? एक। अभिकारक कितना हुआ? एक। और उत्पाद कितने हुए? 1 2 3। यानी इसी अभिकारक को हम एक से ज्यादा यानी 3 उत्पाद में बदल देते हैं, यानी एक को तोड़कर हमने 3 उत्पाद बनाए। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको आगे और पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये जो अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जो आपको याद में रखना है। नेक्स्ट, ये रही आपकी अभिक्रिया फेरस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो ये किस में बदल जाता है? फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। याद रखना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने लायक रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि अभिक्रिया में एक जो अभिकर्मक है वो छोटे छोटे उत्पाद में टूट जाता है, तो एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
ऊष्मा रहने पर कैल्शियम कार्बोनेट, ऊष्मा रहने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसका उपयोग हम अलग अलग इंडस्ट्रीज या उद्योगों में करते हैं, जिसमें एक उद्योग का निर्माण क्या है, सीमेंट। आपने आसपास अपने घर पे सीमेंट देखा होगा, तो उस सीमेंट में किसका यूज करते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। अब ये रहा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या रहा आपका चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हमने गर्म किया, ऊष्मा दी, जिससे किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस कैल्शियम ऑक्साइड का हम किस में उपयोग करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज में या सीमेंट उद्योग में हम इसका यूज करते हैं। अब उसमें वियोजन, जो वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया ये 3 प्रकार की होती है। वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3। एक उष्मीय वियोजन, एक उष्मीय वियोजन, एक सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन, सूर्य के प्रकाश द्वारा वियोजन, और एक विद्युत यानी कि करंट द्वारा वियोजन यदि हम करते हैं। तो ये 3 प्रकार उसमें वियोजन के आपको याद रखने हैं। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। यदि हम जनरली गर्म करके, यानी उस किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी अभिकारक को गर्म करके तोड़ रहे हैं, तो वो कौन सा होगा, उसमें वियोजन। यदि हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सूर्य का प्रकाश या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा, यदि हम करंट देकर, विद्युत धारा देकर उस अभिक्रिया को या उस अभिकारक को तोड़ते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी, विद्युत वियोजन या करंट द्वारा जिसको हम तोड़ते हैं। ये 3 प्रकार आपको याद रखने हैं। कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार। नेक्स्ट आगे हम बात करें ये वाली अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप देख रहे हो कि जो लेड नाइट्रेट है, ये एक तापन अभिक्रिया है। लेड नाइट्रेट अभिक्रिया को हम जब ताप देकर तोड़ते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है या याद करनी है। क्या है अभिक्रिया, PbNO3 और ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट। आपसे लेड नाइट्रेट का एग्जाम में एमसीक्यू में सूत्र भी पूछा जा सकता है, लेड नाइट्रेट का, ये भी आपको याद रखना है कि लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो इसमें बनने वाले उत्पादों की संख्या कितनी है, 3 है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई, तापीय वियोजन अभिक्रिया। ताप, क्योंकि हमने इसको गर्म करके तोड़ा है। कैसे तोड़ा है, गर्म करके तोड़ा है। इस अभिक्रिया को हमने कैसे तोड़ा है, गर्म करके तोड़ा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तापीय वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ये आप विद्युत अपघटन देख सकते हैं। ये जल का क्या किया जा रहा है, इसमें विद्युत अपघटन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चित्र है जल का। तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि ये एक मग लिया, जिसके अंदर ये ऑक्सीजन, इसके अंदर कौन सी भरी हुई है, ऑक्सीजन, और इसके अंदर कौन सी गैस भरी हुई है, हाइड्रोजन। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भरी और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी। ये जल की बूंदे हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने एक रोड लगाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट रोड। क्या है, ग्रेफाइट रोड। इसके अंदर हमने जल भर दिया, यहाँ पे रबर लगा दे। अब यहाँ पे दो हमने छड़ लगाई है। क्या लगाई है बेटा, छड़ लगाई है। एक छड़ को हम बोलते हैं कैथोड और एक छड़ को हम क्या बोलते हैं, एनोड। और इसको हमने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से। जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे, तो ये जल होगा वो धीरे धीरे टूट कर, यानी जो H2O है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा H2 प्लस O2 में। तो इस अभिक्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जल का विद्युत अपघटन। इंपॉर्टेंट, ये आपको ये डायग्राम याद रखना है अच्छे से।
आगे हम बात करें तो ये क्रियाकलाप के माध्यम से हमने इसको समझाया था। अब सूर्य के प्रकाश द्वारा यदि हम इसको तोड़ते हैं तो देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का, कौन से रंग का, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड कौन से रंग में हो जाएगा, धूसर यानी ग्रे, पेंसिल कलर जो आपने देखा होगा उस ग्रे रंग में बदल जाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड कौन से रंग का था, सफेद रंग का, व्हाइट कलर का था, और वो कौन से कलर में बदल गया, पेंसिल कलर में बदल गया। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो ये HgCl है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड है। तो इस सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब हमने सूर्य का प्रकाश डाला तो इसमें आपका Hg अलग हो गया और Cl अलग हो गया। तो यहाँ पे Hg अलग बन गया, Cl अलग बन गया, तो दो से ज्यादा उत्पाद बन गए। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है AgBr, इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट AgBr। AgBr को हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब हम सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो ये किस में विभक्त हो जाते हैं, Ag+Br में। Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर, चांदी, जिसे हम बोलते हैं सिल्वर या चांदी, ठीक है। तो ये सूर्य के प्रकाश में। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किस में किया जाता है, तो यूज किस में किया जाता है इसका, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज वगैरह जो आती हैं, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोज होते हैं उसमें किसका यूज किया जाता है, AgBr का यूज किया जाता है। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, AgBr, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े हम। अब यह है ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जांपल, सॉरी परिभाषा, ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, ऊष्मा यानी ऊर्जा, शोषी यानी कि अवशोषण यानी अब्जॉर्ब, सॉरी। तो ऊष्माशोषी या ऊष्मा का अवशोषण का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे अभिकारक जिसको जब हम ऊष्मा देते हैं तो उस ऊष्मा को वो अवशोषित करते हैं, जिससे उसमें जो कण होंगे वो धीरे धीरे फैलेंगे, और फैलेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में यानी छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाते हैं। तो किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए यदि हम ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने पर उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि अभिकारक क्या कर रहा है, अभिकारक के साथ यानी कि ऊष्मा लिखा हुआ है, या फिर ऐसा लिखा हुआ है अभिकारक और एरो के ऊपर ऐसा निशान लगाया हुआ है, तो भी वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। और यदि उत्पाद के साथ ऊष्मा लिखा हुआ है, यानी उत्पाद के साथ ऊष्मा लिखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें आगे। अब है तीसरा जो प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया में यदि हम बात करें तो क्या होता है कि आपके पास जैसे Zn है और इसकी अभिक्रिया हमने किससे करा दी, CuSO4 के साथ। Zn है और इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, CuSO4 के साथ। तो अब होगा क्या
कि ये जो जिंक है ये इस कॉपर को, ये जो जिंक है ये इस कॉपर को यहां से हटा देगा। ये जो कॉपर है इस कॉपर को यहां से क्या कर देगा, हटा देगा। और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, इसको हटाकर उसकी जगह पर जिंक आ जाएगा। तो क्या उत्पाद बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ये उत्पाद बन जाएगा। यानी जिंक ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया, और जब जिंक ने कॉपर को हटा दिया तो इस तरीके से इसकी जगह को हमने क्या कर दी, जिंक ने कॉपर की जगह को क्या कर दी, विस्थापित कर दी, हटा दी है। तो इस वजह से इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। या यूं हम बोल सकते हैं कि एक मजबूत जो तत्व है वो एक कमजोर तत्व को हटाकर उसकी जगह अपने अंदर कवर कर लेता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें तो ये एग्जाम्पल रहा, यहाँ पे हमने जिंक का लिया, यहाँ पे कौन सा आ गया, कॉपर का। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं विस्थापन अभिक्रिया के। विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे आयरन जो है उस कॉपर को हटा देगा और खुद इसकी जगह पर आ जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा, आयरन सल्फेट। तो इस अभिक्रिया में लोहा ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर दिया या हटा दिया, तो उस हम क्या बोलते हैं, विस्थापित अभिक्रिया कहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे ये आपका एक मकान है, ये एक मकान है, इसमें 2 दोस्त रहते हैं, 2 दोस्त रहते हैं, ठीक है। तो यहां से बाहर से कोई खरगोश या कबूतर टाइप का इंसान जो ताकतवर है वो आता है और इस कमजोर को हटा देता है और खुद यहाँ पे रहने लग जाता है इस दोस्त के साथ और इसको बाहर निकाल देता है। यानी कि एक बाहरी आदमी आकर किसी और को क्या कर देता है, किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है और खुद वहां रहने लग जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में केवल एक ही तत्व का स्थान परिवर्तित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 तत्वों का आपस में यानी आयनों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, आयनों का विनिमय होता है, आयनों का विनिमय होता है, आयनों का क्या होता है, विनिमय होता है। तो आयनों का विनिमय या एक्सचेंज होने को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, या हम बोल सकते हैं आपस में आदान प्रदान होता है, आपस में आदान प्रदान होता है। किसका, आयनों का, किसका, आयनों का। तो शॉर्ट में यदि हम बोले द्विविस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, तो आयनों का आपस में आदान प्रदान होना द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आयनों का आदान प्रदान होना क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो डेफिनेशन देखें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, तो क्या होती है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होना ही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन। जिसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एग्जांपल क्या है अपने पास, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे बेरियम है और यहाँ पे सोडियम है, तो ये दोनों आपस में अपनी जगह क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो सोडियम की जगह तो क्या आ जाएगा, बेरियम, और बेरियम की जगह पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। तो इस तरीके से 2 आयनों का क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। आयन कैसे हुए, तो सोडियम के ऊपर प्लस और SO4 के ऊपर माइनस। तो इस तरह से बेरियम के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, तो प्लस प्लस क्या हो गए, आपस में एक्सचेंज हो गए। तो इस तरह के अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे यदि हम बात करें, आगे हम बात करें इस चैप्टर में, अब ये इंपॉर्टेंट है, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उपचयन
उपचयन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और दूसरा है अपचयन। दूसरा क्या है? अपचयन। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण और रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण और रिडक्शन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है? तो उपचयन का अर्थ क्या होता है? उपचयन का अर्थ क्या होता है या ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपचयन या ऑक्सीकरण। या दूसरा है, पहला पॉइंट ऑक्सीजन का जुड़ना, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन का निकलना। तो या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। जबकि इसका विलोम, इसका अपोजिट क्या कहलाएगा? अपचयन। यानी कि ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है तो इधर क्या होगा? निकलना। और इधर हाइड्रोजन निकल रहा है तो इधर हाइड्रोजन क्या होगा? जुड़ेगा। हाइड्रोजन जुड़ेगा। इधर हाइड्रोजन निकल रहा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। और ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और यदि ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, किसी में दोनों में एक साथ होती हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होता है? किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। और दूसरा अपचयित हो रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण यानी उपचयन, ऑक्सीकरण को ही हम उपचयन कहते हैं, तो ऐसे अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ होता है, या यूं हम बोले ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन साथ साथ होता है, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? आगे हम बात करें तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के। रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे देखो, इसमें इसके साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन निकला है, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बेटा? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। तो अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का निकलना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उपचयन कहेंगे। तो इसी तरीके से अन्य एग्जांपल्स भी है। यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन इस जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो जिंक का ऑक्सीजन निकल गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो MnO2 + 4HCl, तो MnCl2 + 2HCl, तो यहाँ पर आपको पता करना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट, संक्षारण। संक्षारण। संक्षारण का अर्थ क्या होता है? संक्षारण का अर्थ होता है संक्षारण, कोरिजन। संक्षारण क्या होता है? तो किसी वस्तु की क्वालिटी का खराब होना, यानी कि किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का सड़ना, गलना क्या कहलाता है? संक्षारण। तो संक्षारण का सिंपल सा अर्थ यदि हम बात करें तो उस वस्तु की
क्वालिटी में, या फिर हम बोल सकते हैं वस्तु का सड़ना या वस्तु का खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण के लिए कौन जिम्मेदार है बेटा? संक्षारण के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीकरण। संक्षारण किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन का। किसका? ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन का। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर जंग लगना यानी कि आपने देखा होगा यदि खुले में कहीं पे लोहा पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं? जंग लगना कहते हैं। तो लोहे पर यानी कि भूरे रंग की यदि परत बन जाएगी तो उससे हम क्या बोलते हैं? लोहे पर जंग लगना कहते हैं। तो जैसे आयरन होता है, उस आयरन के ऊपर Fe जब वो किसके संपर्क में आता है? हवा के, पानी के संपर्क में आता है, तो ये किस में बदल जाता है? Fe2O3 बदल जाता है, डॉट H2O में बदल जाता है, H2O। तो इससे हम क्या बोलते हैं? जंग लगा हुआ लोहा, जंग लगा हुआ लोहा बोलते हैं, यानी रस्टिंग आयरन कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? रस्टिंग आयरन, जंग लगा हुआ लोहे के नाम से हम इसको जानते हैं। क्लियर? अब इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? चांदी का काला पड़ना, तांबे पर परत चढ़ना, ये भी आपने देखा होगा। तो चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है और तांबे के ऊपर कौन सी परत चढ़ती है? हरी परत चढ़ती है। ये भी संक्षारण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आगे यदि हम बात करें, अब संक्षारण से बचने के लिए लोहे को या संक्षारण से बचाव के लिए हम क्या करेंगे? जंग से बचाव के लिए हम क्या करेंगे? किसी वस्तु को संक्षारण से बचाना है तो उसके ऊपर हम विशेष धातुओं की परत लगाते हैं। जैसे मेरे को ठंड लग रही है तो ठंड लगने के लिए हम क्या बोलते हैं? कपड़े पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, ताकि हम अपने शरीर का क्या कर सके? ठंड से बचाव कर सके। उसी तरीके से लोहा जो होता है, उस लोहे को डायरेक्टली यदि हम पानी या हवा के कांटेक्ट में या नमी के कांटेक्ट में आने से बचाते हैं तो हम उसको जंग से बचा सकते हैं। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका यह है कि उस लोहे की जो आपके पास वस्तु है उसके ऊपर हम वार्निश कर सकते हैं, यानी कलर लगा सकते हैं, जिससे डायरेक्टली लोहा नमी के कांटेक्ट में नहीं आए, या फिर हम उसमें जिंक की धातु या जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे हम उसको जंग से बचाकर रख सकते हैं। तो इस तरीके से संक्षारण, तो विशेष धातु की परत चढ़ाकर या फिर डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से सीधे संपर्क में आने से रोकते हैं, में आने से बचाना, या फिर लोहे पर जिंक यानी जस्ता की परत लगाना। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यसद लेपन। क्या बोलते हैं? यसद लेपन कहते हैं। तो यसद लेपन क्या कहलाता है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वो खराब ना हो। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? यसद लेपन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? विकृत गंधिता। गंध का मतलब आपको पता ही है, गंध। तो किसी भी पदार्थ की गंध का खराब होना, विकृत यानी खराब होना, किसी भी पदार्थ का खराब होना, यानी कि आपके पास कोई ऐसा पॉलीथीन वगैरह है, जैसे आपने कोई डिब्बा बंद सामग्री लेके आए और उसके अंदर से यदि आपने देखा है कि कभी कभी स्वाद जो होता है वो अजीब सा लगता है या स्मेल आने लग जाती है, तो उसका रीजन है कि उस डिब्बे बंद पैक सामग्री में, डिब्बे बंद सामग्री में जो नाइट्रोजन गैस होती है, कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यानी कि किसी भी बंद सामग्री को
खराब होने से बचाने के लिए हम उसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस भरते हैं। तो यदि वो नाइट्रोजन गैस निकल गई और उसकी जगह पे कौन आ गई, ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन गैस, जिससे उस तेलीय पदार्थ का स्वाद यानी कि उस तेलीय पदार्थ का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण यानी उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, जिससे उसका जो स्वाद होगा, जिससे उस पदार्थ का जो स्वाद होगा, जो गंध होगा, वो खत्म हो जाएगा यानी परिवर्तित हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं, विकृत गंधिता के नाम से जानते हैं। तो विकृत गंधिता क्या होती है, विकृत गंधिता क्या होती है, तो सिंपल सीधी हम बात करें तो वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब हम लंबे समय तक रखते हैं तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। तो हम देखते हैं कि उसका जो तेलीय सामग्री का, तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्री का जो स्वाद और गंध होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और ऐसा किस कारण होता है, उपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण होता है। किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है। तो ऑक्सीकरण के कारण होने वाले या उपचयन के कारण उसका जो स्वाद और है वो गंध क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसे हम प्रति ऑक्सीकारक मिलाते हैं, यानी कि या तो उसे हम वायुरोधी बर्तनों में रखते हैं, यानी कि ऐसे बर्तनों में रखते हैं जिसके अंदर हवा नहीं घुसे, या फिर हम उसे प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। और प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा होता है, जैसे नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस, तो आपने यदि चिप्स की थैली, चिप्स का पैकेट लिया होगा और आपको उसमें खोला होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें अचानक से क्या निकलती है, गैस निकलती है। और वो गैस कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस, जो उसको उपचयन होने से बचाती है। तो ये आपका पहला चैप्टर था, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो बहुत इजी चैप्टर था जिसका हमने फटाफट से क्या किया है, रिवीजन किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, किस टॉपिक को छोड़ना है, आपको बोर्ड ओरिएंटेड कैसे तैयारी करनी है। तो इस चैप्टर में आप रेगुलर पढ़ते रहिए, घर पर मेहनत करते रहिए, और आपको अपना एक टारगेट बना लेना है जिसमें आप अब उसी के अनुसार मेहनत करते रहो। थैंक यू।